इस पूरे चैप्टर का सबसे धांसू क्वेश्चन, सबसे भयानक क्वेश्चन, सबसे अमेजिंग क्वेश्चन जो हम डरना जरूरी है में या रिविजन्स के समय देखेंगे। मतलब आप देख रहे हैं, आई थिंक ये इस चैप्टर, इस अभी तक के सिलेबस का शायद हमारा चौथा क्वेश्चन है जो इस तरीके से हम लोगों ने छोड़ा है। जिस क्वेश्चन को हम लोग परस्यू करेंगे बाद में मतलब जब हम रिविजन्स करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा आईक्यू काफी डेवलप हो चुका होगा। कुछ ऐसे डिफिकल्ट टू मैनेज क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें बाद में ही देखना चाहिए। तो वो एक सीरीज होती है मेरी एग्जाम से पहले, उसका नाम है डरना जरूरी है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ईयर एंडिंग डेट पे 31 मार्च को, तो बैलेंस शीट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दिखाई देती है ना, वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर का मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब होता है वो गुड्स, दोज गुड्स विच आर ओन्ड बाय एन एंटरप्राइज, जिसका मैं ओनर हूं, नॉट नेसेसरीली वो मेरे पोजेशन में हो। दे मे बी इन माई पोजेशन, दे मे नॉट बी इन माई पोजेशन। सर ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो आपके पोजेशन में नहीं है लेकिन फिर भी आप उसके ओनर हैं? तो दो एग्जांपल्स मैंने यहां पर दिए हैं, एक है स्टॉक विद कस्टमर और दूसरा है स्टॉक विद कंसाइनी। अब अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एडजस्टमेंट जिस टॉपिक पे बेस्ड है वो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। आप समझ रहे हैं? तो स्टॉक विद कस्टमर जिस टॉपिक पे बेस्ड था उस टॉपिक का नाम था सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जो ओल्ड सिलेबस में था, न्यू सिलेबस में नहीं है। और स्टॉक विद कंसाइनी जिस टॉपिक का एडजस्टमेंट है उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी ओल्ड सिलेबस में था, न्यू में नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अभी हम इसको नहीं करेंगे, नहीं तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट as adjusted by any losses due to shortage, damage, fall in market price etc, इसका मतलब क्या है समझना। जब मैं बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दिखाता हूं तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर होती है ना, ये एडजस्टेड फिगर होती है। एडजस्टेड फिगर का मतलब क्या, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू में अगर कोई भी तरीके का डिक्रीज हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है, तो वो लॉस एडजस्ट करने के बाद में जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू पे मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं। लेकिन अब यहां पर आता है मैनेजमेंट का कंट्रोल, मैनेजमेंट की पॉलिसी। मैनेजमेंट का कंट्रोल ये है बेटा, ध्यान से समझना, कि मैं अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट हूं तो मैं चाहता हूं कि ये चेक करूं कि मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो मैं चेक कैसे करूंगा, मैं आपको बताता हूं। आई विल एक्सप्लेन यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, what I will do is I will appoint a third party, an external party who is known as a stock auditor. क्या कहलाती है वो थर्ड पार्टी? That party is known as stock auditor. और मैं ये स्टॉक ऑडिटर को कहता हूं कि आप मेरी फैक्ट्री में आकर फिजिकल स्टॉक टेकिंग करें। क्या करें? फिजिकल स्टॉक टेकिंग। फिजिकल स्टॉक टेकिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ थर्ड पार्टी विच इज एन एक्सटर्नल पर्सन, जो कि नॉर्मली आप लोग बनेंगे जब आप आर्टिकलशिप करेंगे ना, तो स्टॉक ऑडिट करने आप लोग जाएंगे, तो आप लोग वहां पर क्लाइंट के प्लेस पे जाते हैं और वहां पर जाकर फिजिकली स्टॉक टेकिंग करते हैं, मतलब स्टॉक काउंट करते हैं फिजिकली। तो कोई भी चीज का हो, मोबाइल फोन्स हैं तो मोबाइल फोन काउंट करेंगे, कोल्ड ड्रिंक की है तो कोल्ड ड्रिंक्स काउंट करेंगे, चॉकलेट्स है तो चॉकलेट्स काउंट करेंगे। जो भी चीज होती है उसका फिजिकल स्टॉक आप काउंट करते हैं, और वो फिजिकल स्टॉक काउंट कर कर आप चेक करते हैं कि क्या वो बुक्स के स्टॉक के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, टू फाइंड आउट एनी डिस्क्रिपेंसीज। अब प्रॉब्लम यहां पर ये होती है कि इंडिया के अंदर कंपनीज तो है बहुत सारी, लेकिन ऑडिटर्स हैं लिमिटेड, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो वैसे भी घोर कमी है। अब ऐसी सिचुएशन में हर एक के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो अपना ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग जो है वो एग्जैक्टली 31 मार्च को करवाए। सर 31 मार्च क्यों? क्योंकि 31 मार्च इज द ईयर एंडिंग डेट, क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट है, तो उस डेट पे आपको डेटा चाहिए, उस डेट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हर एक के लिए पॉसिबल थोड़ी होता है कि वो 31 मार्च को ही एग्जैक्टली स्टॉक टेकिंग करवाए। प्लस जब आपका स्टॉक टेकिंग चल रहा है तब आप अपना धंधा थोड़ी बंद करते हो। मतलब मेरे स्टॉक ऑडिटर्स आए हैं तो क्या मैं उतने एक दो दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपना बिजनेस बंद करता हूं? द आंसर इज नो। मतलब बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, मतलब मेरे गुड्स का मूवमेंट चालू है। तो जब मेरा स्टॉक ऑडिटर आकर स्टॉक काउंट कर रहा है तब भी मेरे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर ऐसा होगा तो फिर हम करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए जनरली ये जो फिजिकल स्टॉक टेकिंग होता है ना,
ये फिजिकल ऑडिट जो होता है ये ईयर एंडिंग से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद कर लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो अगर ऑडिटर 31 मार्च के पहले अवेलेबल है ना, तो 5 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, जब भी पॉसिबल है ऑडिटर को उस दिन बुलाकर एक बार स्टॉक काउंटिंग करवा देते हैं, मतलब उस दिन का स्टॉक रिकंसिल करवा देते हैं। और अगर ऑडिटर के पास तब समय नहीं है तो ईयर एंडिंग डेट के कुछ दिन बाद बुला लेते हैं, लाइक 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो कुल मिलाकर आइडिया यह है कि किसी एक पॉइंट पर स्टॉक ऑडिट करवाकर हम उस दिन का स्टॉक ले लेते हैं, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फिजिकल टेकिंग। नाउ अंडरस्टैंड, अगर आपके स्टॉक ऑडिटर्स आते हैं 24 मार्च को, मतलब ईयर एंडिंग डेट से पहले, पर आपको बैलेंस शीट में तो स्टॉक दिखा है ना 31 मार्च का, तो अब आप 24 मार्च से 31 मार्च के स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। My dear friends, forward reconciliation statement is a statement which is prepared when the stock taking is done before the year ending date to reconcile the stock after few days, मतलब as on the year ending date। तो बहुत सिंपल चीज है यार दोस्त, फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिकली समझना, अपने आप याद रहेगा। सपोज करना कि मैंने स्टॉक टेकिंग जो है वो किया 24 मार्च को, और मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए बैलेंस शीट में दिखाने के लिए 31 मार्च का, बराबर है। अब इन दोनों डेट्स के बीच में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। अब ये जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, इन कुछ ट्रांजैक्शंस में मेरे बिजनेस में गुड्स आएंगे और कुछ ट्रांजैक्शन में मेरे बिजनेस से गुड्स जाएंगे, बराबर है। मतलब ट्रांजैक्शंस जो होंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस, उसको मैं अगर क्लासिफाई करता हूं तो दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होगा। वो ट्रांजैक्शंस जहां पे बिजनेस में गुड्स आएंगे और वो ट्रांजैक्शन जहां पे बिजनेस से गुड्स जाएंगे, मतलब गुड्स कमिंग इन द बिजनेस, गुड्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? अब आप लॉजिकली सोचना कि 24 मार्च है, आज है 24 मार्च, मैंने आज फिजिकल स्टॉक टेकिंग लिया है, आज मेरे पास कोई तो वैल्यू है, कोई तो क्वांटिटी है गुड्स की जो मेरे सामने गोडाउन में है, ठीक है, लेकिन मुझे बैलेंस शीट में दिखानी है वैल्यू 31 मार्च की। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा? दो टाइप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, गुड्स कमिंग इन, गुड्स गोइंग आउट। Will I not add those transactions when goods are coming in my business between 24th March to 31st March? Think about it. मतलब मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं ये देखूंगा कि 24 मार्च को जिस दिन मैंने स्टॉक टेकिंग किया है उस दिन से लेकर 31 मार्च तक, मतलब ईयर एंडिंग डेट तक, मतलब इन 7 दिनों में, इन 7 डेज में जिन जिन ट्रांजैक्शन से गुड्स मेरे बिजनेस में आए हैं उनको मैं ऐड करूंगा। ऐड क्यों करेंगे सर? क्योंकि वो गुड्स मेरे पास आज 24 मार्च को नहीं है, लेकिन वो गुड्स मेरे पास 31 मार्च को रहेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे स्टॉक ऑडिटर आज 24 मार्च को स्टॉक ऑडिट करके चले गए और मैंने कल 25 मार्च को कोई गुड्स खरीदे हैं, मतलब आई मेड परचेजेस ऑन 25 मार्च। अब ये जो 25 मार्च के मैंने गुड्स खरीदे हैं, परचेजेस किए हैं, ये गुड्स मेरे 24 मार्च के स्टॉक में नहीं दिख रहे थे। They were not appearing in my closing stock which was taken on 24th March, but certainly ये गुड्स मेरे 31st मार्च के स्टॉक में रहेंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐड करता हूं ट्रांजैक्शंस वेयर गुड्स कम्स इन द बिजनेस। तो ऐसे दो ही ट्रांजैक्शंस है, पहले परचेजेस, लेकिन परचेजेस का मतलब क्या? मुझे परचेजेस एज पर इनवॉइस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ एक्चुअल गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आई डोंट वांट परचेजेस एज एन इनवॉइस। सर परचेजेस एज एन इनवॉइस का मतलब क्या? भाई देख बहुत सिंपल है, मैं अभी जाकर अमेजोन पे कुछ खरीदता हूँ, तो अमेजोन पे जब मैं कुछ खरीदता हूँ तो मेरे लिए वो परचेजेस हो गया। जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन कंप्लीट करूंगा अमेजोन मुझे इनवॉइस मतलब बिल तुरंत दे देगा, लेकिन गुड्स आने में तो टाइम लगेंगे ना दोस्त। गुड्स की वहां पैकिंग होगी, कुरियर होगा, डिस्पैच होगा, ट्रांजिट टाइम होगा, टाइम लगेगा। मतलब अब मैं परचेजेस, मतलब परचेजेस किसको मानूं? क्या मैं परचेजेस एज पर इनवॉइस लूं या मैं परचेजेस एज पर क्वांटिटी रिसीव लूं? तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए मैंने लिखा यू नीड टू टेक परचेजेस एज पर क्वांटिटी रिसीव्ड। और दूसरा ट्रांजैक्शन जहां पे गुड्स मेरे बिजनेस में आते हैं वो है सेल्स रिटर्न। भाई आज 24 मार्च को फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुई है और
परसों 26 मार्च को एक कस्टमर ने आकर सेल्स रिटर्न कर दिया. देयर वाज अ कस्टमर टू whom I have sold goods before 24th March. और कस्टमर ने आके सेल्स रिटर्न कर दिया. अब सेल्स रिटर्न तो होता ही है ना बिजनेस में. कस्टमर को डिफेक्टिव लगा, साइज मैच नहीं हुआ, पसंद नहीं आया, कहीं और बेटर प्राइस मिल गया, तो कस्टमर ने क्या किया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया. ये सेल्स रिटर्न जो है इसको भी मैं ऐड करूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, एक्सीडेंट पॉइंट में सेल्स रिटर्न होता है सेलिंग प्राइस पे, और मुझे ऐड सेलिंग प्राइस नहीं करना है क्योंकि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस पे. तो मुझे सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट कर कर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जैसे इन दो ट्रांजैक्शंस को मैं ऐड करता हूं, वैसे ही मैं उन ट्रांजैक्शंस को डिडक्ट करता हूं, लेस करता हूं, जहां गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं. आज 24 मार्च को जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुआ था तब मेरे पास कुछ गुड्स थे, लेकिन कल 25 मार्च को मैंने उनमें से कुछ गुड्स बेच दिए. क्या ये गुड्स मेरे पास 31st मार्च को रहेंगे? Will these goods be with me on 31st March? The answer to this question is no. No. हरगिज नहीं रहेंगे. ये गुड्स मेरे पास 31st मार्च को नहीं रहेंगे. तो मैं क्या करूंगा, इनको माइनस कर दूंगा, लेकिन सेल्स को माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे. सिमिलरली परचेज रिटर्न को भी मैं यहां से माइनस कर दूंगा. दोस्तों ये एडजस्टमेंट्स कर लेने के बाद मुझे मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द ईयर एंडिंग डेट, मतलब 31st मार्च. तो ये जो स्टेटमेंट होता है जहां पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग, where the physical stock taking is done before the year ending date and you prepare a reconciliation statement ascertaining the value of closing stock at the year ending date, that statement is known as forward reconciliation statement. What is it known as? Forward reconciliation statement. Similarly, if the actual stock taking is done after the year ending date, please understand, the actual stock taking is done after the year ending date and you want to ascertain the value of closing stock as on the year ending date, then you prepare another statement which is absolutely opposite of the previous statement. That statement is known as backward reconciliation statement. So let's take an example where the physical stock taking is done on 10th of April and you want to ascertain the value of closing stock as on 31st March. So what are you going to do is you are going to go backward from 10th of April till 31st of March. So how will you start your statement? Now you think logically, no need to look at the screen. Your physical stock taking is done on 10th of April. So you have the value of closing stock as on 10th of April. Understand. Now when you have value of closing stock as on 10th of April and you want to ascertain the value of closing stock as on 31st March, because that is your year ending date, because that is your balance sheet date, that is the date on which you need the value of closing stock. So what are you going to do? You are going to introspect what are the transactions taking place between these two dates. So out of all the transactions that will be taking place between 1st of April till 10th of April, you are going to bifurcate those transactions into two different types. What are those two different types? Number one, transactions where goods are coming in the business from 1st of April till 10th of April. And number two, transactions where goods are going out of the business from 1st April to 10th April. So imagine कीजिए कि आपका फिजिकल स्टॉक टेकिंग होता है 10th of April को और आपसे कहा है कि आपने 5 अप्रैल को कुछ परचेजेस किए हैं. तो हाउ विल यू ट्रीट इट इन योर बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? डोंट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट ट्राई टू थिंक. Okay, I made a purchases on 5th of April. Certainly those goods are there with me today on 10th of April. That means when I've done physical stock taking, I've also counted those goods which were purchased on 5th of April. But were those goods with me on 31st March? That is the year ending date. And the answer is no. Answer is absolutely no. So if I want to calculate the stock on 31st March, what do I need to do? I need to deduct the purchases made on 5th of April out of the total goods on 10th of April. So this means what? All those transactions which has resulted into incoming of the goods, we need to deduct those transactions like purchases and sales return made during the period. Similarly, if there are any transactions which results into goods going out, I need to add those transactions. मेरे पास 31st मार्च को जो भी गुड्स थे उसमें से कुछ गुड्स मैंने बेचे. I sold goods on 1st April, 2nd April, 3rd April, 4th April, 5th April, 6th April, 7th. Every single day I sold some goods. Are these goods
counted in my physical stock taking on 10th of April? The answer is no. But were they not with me on 31st March? The answer is yes. So what do I need to do? What do I need to do? I need to add back such goods. I need to add back all the sales made during this period from 1st of April till 10th of April. But while adding sales, just be reminded that sales are made at selling price. But you need to add the cost of goods sold. That is, you need to add at the cost price. I hope it is clear to all of you. So this is the concept of forward and backward reconciliation statement. Always keep it in your mind. Whenever you prepare financial statements, whenever you prepare balance sheet, you always present which figure of closing stock, the figure of closing stock which is owned by me, an enterprise, not necessarily in my possession. There may be some stock with customer, there may be some stock with consignee, no problem. But if I'm the owner, if I have all the legal rights, if the risk and rewards are borne by me, it is my goods. You all have studied Sale of Goods Act in your CA Foundation law. So you all know it very well. What is the provision of Sale of Goods law? What exactly is sales? When something amounts as a sale. So I may have given my goods to customer and the customer is yet to approve the goods. So until and unless the customer gives his assent, okay, yes, I have approved the goods are owned by me, the seller. So it will be considered in my closing stock, even though it's not in my possession. But it is to be adjusted with any type of damages, any type of losses, any type of shortages, any type of reduction in value due to any factor. So this reconciliation statement. So now let's look at the questions of this reconciliation statement. Very important segment, trust me guys, very important segment, because ICAI has asked questions lot of time on this particular segment. क्योंकि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस सीए फाउंडेशन में कोई बहुत मटेरियल चेंजेस नहीं है, तो आप लोगों को मैं उसका पीवाईक्यू एनालिसिस बता सकता हूं. एंड लेट मी टेल यू, approximately 6 times ICAI has asked question on stock adjustments and reconciliation, this particular segment, in their question papers. So this is very important. Don't worry, even while doing revisions, we are going to revise it multiple times. Right now, let's see this question. Question number 10 on your screen. V Limited's accounting year ends on 30th June 2018. Not necessarily every time year ending date will be 31st March. So your accounting year ends on 30th June 2018, but the actual stock was not taken until 8th July 2018. Oh my God. So first thing, you will think and tell me whether we are going to prepare forward reconciliation statement or backward reconciliation statement. Now just think, year ending date क्या है? 30th June. एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हो रहा है 8 जुलाई. एक्चुअल स्टॉक टेकिंग इज हैपनिंग आफ्टर ईयर एंडिंग डेट. अगर ईयर एंडिंग डेट की बात हो रहा है तो हम लोग बनाएंगे बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो 8 जुलाई का आपका जो स्टॉक है वो है 29,700 with 1 2 3 4 5 6 adjustments. Find out the value of closing stock on 30th June 2018. Let's get started. Question number 10 /AAA/5.15. इतने बढ़िया क्वेश्चंस है ना मेरे बुक में, आपको ये सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगे. मॉड्यूल में है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट प्रैक्टिस करने के लिए कभी कभी आपको फील होता है दे आर इनएडिक्वेट. हम लोग बनाने वाले हैं यहां पर बैकवर्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. एज सच कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इन केस यू वांट, keep it very simple and straight. Particulars and amount. So we do have value of closing stock as on 8th July 2018, which is 29,700. We do have value of closing stock as on 8 July 2018, which is 29,700. Now, just revise in your mind. It's a backward reconciliation statement. आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 8 जुलाई का, आपको वैल्यू निकालनी है 30 जून की. तो 30 जून की वैल्यू निकालने के लिए आपको बैकवर्ड जाना होगा. बैकवर्ड जाना होगा मतलब इन 8 दिनों में, 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक, इन 8 दिनों में जो भी ट्रांजैक्शन से गुड्स आए हैं उसको लेस करना है.
जो भी ट्रांजैक्शन से गुड्स गए हैं उसको ऐड करना है, बस इतनी सी चीज अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपको कंपनी की पॉलिसी दी है, कंपनी की पॉलिसी है दैट द सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द क्रेडिट नोट रजिस्टर ऑन द डेट व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। तो कंपनी की पॉलिसी यहां पर दी है, डिस्कस किया गया है कि जो सेल्स है वो सेल्स बुक में कब एंटर की जाती है, ऑन द डेट व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न कब एंटर किया जाता है, जिस दिन गुड्स एक्चुअली रिसीव होते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल आपल्या आभारी है, जय महाराष्ट्र। सेकंड, परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक व्हेन द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, मतलब परचेजेस आर एंटर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, नॉट नेसेसरली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। Now, sales from 1st of July to 8th of July are 34,400. रुक जाओ, थांबा। Sales during the period is 34,400, लेकिन मुन्ना बच्चा, child, kiddos, this 34,400 is at selling price. Sales को हमें क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन हमें ऐड क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर आप आएंगे और लिखेंगे ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? सेलिंग प्राइस दिया है 34,400 और मैं चाहूंगा आपका अटेंशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जीपी रेशियो दिया है 33.1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब कैसे करेंगे, डोंट वरी, लिखिएगा मत, जस्ट फोकस कीजिएगा, डोंट राइट, जस्ट फोकस। ये कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं बट अभी से फोकस करिएगा। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस फॉर्मूला, दैट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, करेक्ट? द क्वेश्चन गिव्स यू द जीपी रेशियो ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, 33.1/3 means 0.33% on cost price. So what I do is I assume my cost price as 100. Sir, why did you assume your cost as 100? Because the profit is given as a percentage of cost price. So if my profit is 33.33% of cost price, I will assume my cost price as 100. If my cost price is 100, my profit is 33.33 because it is 33.33 of cost price, which is 100. So consequently, my selling price will be 133.33. It's a clear summation. CP plus P equals to SP, correct? Now, क्वेश्चन कहता है कि मेरे सेल्स जो है वो है 34,400, तो मैं यूनिटरी मेथड फॉलो करूंगा। मैं सेलिंग प्राइस के नीचे लिखता हूं 34,400 और दोस्तों मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। 34,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 133.33। सो अगर आप चेक करते हैं तो आपका आंसर यहां पर आएगा, द कॉस्ट प्राइस of the goods sold or the cost of goods sold, is it coming to 25,800? Check all of you. Is it coming to 25,800? Check all of you. करेक्ट? एक और चीज यहां से आपको ये ध्यान में रखनी है, एक और चीज जो आपको समझनी भी है और आपको ध्यान में भी रखनी है, वो एक और चीज क्या है मैं वो भी सिखा देता हूं, बता देता हूं कि दोस्तों 33.33% of cost price is equal to 25% of selling price। मतलब दूसरा तरीका कैलकुलेट करने का यह भी है कि मैं जो सेल्स वैल्यू है 34,400 उसमें से सीधा 25% माइनस कर देता हूं। सो 34,400 माइनस 25% गिव्स यू 25,800। उलाला, how you got this 25%? Sir, I'm not getting. I will explain you, bro. Never fear when task is here. So यार बहुत सिंपल है, मुझे यहाँ पर एक रिलेशनशिप निकालनी है प्रॉफिट की और सेलिंग प्राइस की। तो 33.33 is my profit divided by my selling price is 133.33 multiplied by 100, and if you do this division you get answer is 25%. Mamma mia. This means this gives us a conclusion that अगर प्रॉफिट का कॉस्ट प्राइस के साथ रिलेशनशिप निकाला जाए 33.33 डिवाइडेड बाय 100 by 100 that gives you 33.33, और यही प्रॉफिट का अगर सेलिंग प्राइस के साथ रिलेशन निकाला जाए तो वो होता है 25%। तो अगर ये ट्रिक पता होती है ना तो कैलकुलेशंस फास्ट हो सकते हैं, अगर ट्रिक पता नहीं होती है तो यूनिटरी मेथड जिंदाबाद। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था उसको हमने कर दिया यहां पर ऐड, धन्यवाद। अब समझना,
परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड दिया है, परचेजेस फ्रॉम 1 जुलाई टू 8 जुलाई आर 2640, जिसमें से आउट ऑफ विच 240 गुड्स ऑफ 240 आर नॉट रिसीव्ड अप टू दिस डेट। मतलब क्या, एक्चुअल गुड्स कितने के रिसीव हुए हैं, एक्चुअल गुड्स रिसीव कितने के हुए हैं, समझना। आपने 2640 के तो नए परचेजेस किए थे इन 8 दिनों में, जिसमें से 240 के गुड्स रिसीव नहीं हुए, मतलब 2400 रुपीस के गुड्स एक्चुअली रिसीव हुए हैं। एक सेकेंड, अगला पॉइंट पढ़िएगा। ठीक इसी तरह और कुछ हुआ है, इनवॉइसेस फॉर गुड्स परचेज अप टू 30 जून वर ऑफ रुपीज 2000, out of which goods worth rupees 1400 were received during this period। इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझिएगा। अब दोनों परचेजेस के ट्रांजैक्शन है, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। पहली बात, परचेजेस को हम यहां स्टेटमेंट में क्या करेंगे, लेस। परचेजेस का मतलब यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं दोस्तों बार बार कि परचेजेस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड। तो परचेजेस की एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव किया है, फिर से समझा रहा हूं, एक्सप्लेन करना। करंट पीरियड की बात है, मतलब 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपने 2640 के गुड्स परचेज किए थे, जिसमें से 240 के गुड्स नहीं मिले। 2640 इज द इनवॉइस वैल्यू एंड 240 के गुड्स नहीं मिले, मतलब एक्चुअली गुड्स कितने के मिले हैं, 2400। ये क्लियर हो गया सभी को। These are which goods which are fresh purchases during the period। जैसे आप गुड्स खरीदते हैं और कुछ दिन बाद डिलीवरी मिलती है, वैसे ही क्या हुआ है, आपने 30 जून से पहले, ईयर एंडिंग डेट से पहले भी कुछ गुड्स खरीदे थे। उन गुड्स की वैल्यू थी 2000, जिसमें से 1400 के गुड्स आपको अभी मिले हैं, मतलब फिजिकली गुड्स आर रिसीव्ड बिटवीन 1 जुलाई टू 8 जुलाई। तो ये 1400 भी हमको यहां पर ऐड करना होगा, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ फिजिकल गुड्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 3800। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम सिंपली लेंगे टोटल और हमें मिलेगा क्या दोस्तों, देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th June 2018, how much will be the value of closing stock, 29,700 plus 25,800 minus 3,800, this becomes 51,700। check all of you। Backward reconciliation statement, very beautiful concept, very amazing concept, time required to understand, to explain the concept, but to solve the question it really doesn't take a lot of time। एक बार अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, आपके खोपड़ी में अगर कंसेप्ट घुस जाए ना भाई, तो फिर तो कोई समय नहीं लगेगा, बट उतनी शिद्दत से समझना पड़ेगा आपको। किसी भी बच्चे को इस कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको वापस देख लीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम में अभी तक 6 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है और बहुत लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डोंट फॉरगेट टू गिव क्रॉस रेफरेंसिंग इन योर ट्रिपल ए क्लास बुक, जो मेरी बुक्स है उसके अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग दे, अपने रजिस्टर का पेज नंबर लिखे जहां पर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और ट्रिपल ए इंडेक्स में, जो रजिस्टर का इंडेक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप पोस्टिंग करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 12 कर ले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कर ले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम अभी नहीं करेंगे, वो डरना जरूरी है के लिए हमने रिजर्व करके रखा है। तो आपके एग्जाम से पहले जब हम यूट्यूब पे रिविजन करेंगे, मेरी एक स्पेशल सीरीज आती है यूट्यूब पे जिसका नाम है डरना जरूरी है, जहां पर हम ब्रेथ टेकिंग क्वेश्चंस करते हैं, मोस्ट स्कैरी क्वेश्चंस ऑफ योर टॉपिक, ऑफ योर कंसेप्ट, ऑफ योर चैप्टर्स, वो यहां पर करेंगे, तब हम उसको देखेंगे। तो विल कीप इट रिजर्व दैट फॉर डीजीएच, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को पढ़ते समझते और फिर सॉल्व करते हैं। Karamchand closes his books of accounts for the year ending 31st March 2018, but due to certain difficulties, he could not conduct stock taking on that date. Actual stock taking was done on 7th April 2018. What is the year ending date? 31st March. What is the date of physical stock taking? 7th of April. Can I say the stock taking is done after the year ending date? Yes. So when stock taking is done after the year ending date, you need to do backward reconciliation. Okay, let's do it. So guys, come on, close your eyes, because मैं जो अभी यहाँ करने वाला हूँ आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
आज जैसे ही हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मॉड्यूल को कंप्लीट कर लें। मॉड्यूल के वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो गए मेरे बुक में, बट स्टिल जस्ट गिव इट अ लुक। 31st March and 7th April 2018, 34,500. Done, all of you? Now, so actual stock taking was done on 7th of April when the goods valued at 34,500 were found present in the godown. So this is the value of closing stock as on 7th of April. The following transaction has taken place during the period. एक बार quickly करते हैं revise. क्या करेंगे? 7th April का स्टॉक दिया है, 31st मार्च का हमें चाहिए। इस पीरियड के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन जहां गुड्स आए हैं उसको करेंगे लेस, और जहां गुड्स गए हैं उसको करेंगे ऐड। तो परचेजेस यहां पर क्या होगा? लेस होगा। सेल्स रिटर्न यहां पर लेस होगा, लेकिन परचेज रिटर्न यहां पर ऐड होगा, और सेल्स यहां पर ऐड होगा। ठीक है, अब समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 वर्किंग नोट्स इसमें बनेगी। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 10,590, ये सेल्स है, और हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छे से समझना, sales during the period were 10,590. These goods were sold at a usual rate of gross profit of 25% on cost. Okay, goods are sold at a GP ratio of 25% on cost. एक सेकेंड, अब क्योंकि सर आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर वो एक अमेजिंग कंसेप्ट सिखाया था, तो अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कैलकुलेट करूं कि 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, आपने सिखाया कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसमें तो सिखाने वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर गिवन परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब जिसका परसेंट दिया है उसको 100 अज्यूम करते हैं। तो सर यहाँ पर क्योंकि परसेंट दिया है कॉस्ट प्राइस का, तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करता हूँ। अगर मेरी कॉस्ट 100 है, इफ माय कॉस्ट इज 100, my profit will be 25 and my selling price will be 125. Now sir, you told us to find out relationship of profit with selling price and relationship of profit with cost price. See, profit with cost price is very simple. 25 divided by 100 multiplied by 100, it is 25%. But coming to relationship of profit upon selling price multiplied by 100, it comes to 20% on selling price. So we can establish relationship that 25% on cost price is equal to 20% on selling price. Okay, that is done. Now reading this adjustment once again, total sales during the period is 10,590. The goods are sold at a usual rate, usual GP ratio of 25% on cost price. 25% on cost price is equal to 20% on selling price, except, accident point, except goods which realized 840, which realized 840 means goods having selling price of 840 on the basis of 20% profit on cost price. So there is an exceptional sale. नॉर्मली जो आपका जीपी रेशियो है वो क्या है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस या 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। लेकिन 840 रुपए के 840 रुपीज के गुड्स आपने जो बेचे हैं उसका जीपी रेशियो ये नहीं है, उसका जीपी रेशियो है 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। एक सेकेंड सर, वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कहा सर आपने? 20% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं, तो प्रॉफिट होगा हमारा 20, तो सेलिंग प्राइस होगा 120। अब सर कॉस्ट प्राइस का 20% ऑन कॉस्ट प्राइस मींस हाउ मच परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस? सर प्रॉफिट 20 अपॉन सेलिंग प्राइस 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, so 20 upon 120 multiplied by 100, it comes to 16.67% on selling price. इसका मतलब है कि ये वाले जो गुड्स हमने बेचे हैं 840 रुपए के, इन गुड्स का प्रॉफिट मार्जिन अलग है और बाकी के गुड्स का प्रॉफिट मार्जिन अलग है। तो हम लोग यहां पर एक काम करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। लेट्स प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे बनाएंगे दोस्तों?
हम लोग लेंगे यहां पर टोटल सेल्स है 10,590 रुपीज। चेक कीजिएगा 10,590 रुपीज। इस टोटल सेल्स को दोस्तों मैं स्प्लिट करता हूं दो अलग अलग पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स में सर? सुन तो लो, लिख तो लो। एक वो गुड्स जिसका जीपी रेशियो है नॉर्मल मतलब 20% ऑन सेलिंग प्राइस, और दूसरे वो गुड्स जिनका जीपी रेशियो है 16.67% ऑफ सेलिंग प्राइस। करेक्ट। अब जो गुड्स 840 के हैं, मतलब गुड्स विच रियलाइज्ड 840 आर सोल्ड एट 16.67%। एक सेकेंड, तो हम लोग यहां पर तीन वैल्यूज निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो 16.67% वाले गुड्स है उसकी सेलिंग प्राइस है बेटा जी 840। ठीक है, जो लोग मैथमेटिक्स में कमजोर हैं उनके लिए मैं बता दूं 16.67 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर पे ले लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 6, चेक कर लीजिएगा, इट इज 0.16666 मतलब 16.67%। तो 840 रुपए के जो गुड्स हैं उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 840 इंटू 1/6 मतलब 140 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। मतलब ये वाले गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा बेटा जी 700 रुपीज। चेक करिएगा 700 रुपीज। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मेरे टोटल गुड्स की सेलिंग प्राइस है 10,590 और 16.67% वाले गुड्स की सेलिंग प्राइस है 840, हाउ मच विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग गुड्स? कैसे निकालेंगे सर? बहुत सिंपल है सर, 10,590 माइनस 840, so the sales value of the remaining goods is 9750। जिसको समझ में नहीं आ रहा है 9750 कैसे आया, अपने पास एक्सप्लेनेशन लिख के रखो, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम के समय समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम के समय समझ में नहीं आया तो बेटा जी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10,590 माइनस 840 रुपीज विच इज दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब ये जो 9750 के गुड्स है इस पे 20% आपने जीपी अर्न किया है, मतलब 1950 का जीपी आपने अर्न किया है, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 7800। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7800 प्लस 700 दैट इज इक्वल टू 8500। चेक करिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8500। सभी जने अच्छे से चेक कीजिएगा, इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। सो मैं इसको लेकर चलता हूं अपने स्टेटमेंट में ऐड करता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेफरेंस मैंने दिया है वर्किंग नोट नंबर 1, 8500 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। अब मैं आता हूं और लिखता हूं परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। करेक्ट, आई होप एवरीवन इज विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली। परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, पर ये क्या दिया है? परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड वर 8,300 आउट ऑफ विच rupees 1180 worth of goods were delivered to Karamchand only on 9th of April. Now two accident points over here. One is with date. बेटा जी ये जो डेट दी है ना, यहाँ पर जो तारीख दी है 9 अप्रैल, ये 9 अप्रैल की तारीख मतलब पता है क्या है? ये है आफ्टर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। आपका फिजिकल स्टॉक टेकिंग कब हुआ है? 7th ऑफ अप्रैल को। ये एडजस्टमेंट कहता है कि आपने 8,300 के गुड्स परचेज किए हैं, दैट इज एट इनवॉइस वैल्यू, जिसमें से 1180 के गुड्स जो है वो आपको 9th अप्रैल को मिले। मतलब आज स्टॉक टेकिंग कब हो रहा है? 7 अप्रैल, आज भी नहीं मिले। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल गुड्स रिसीव्ड? इट इज 8,300 माइनस 1180, 8,300 minus 1180, that becomes 7,120. Check all of you. How much is it? 7,120. Check all of you. 7,120. Check all of you. Then next adjustment, 1 is over, 2 is over. Now number 3, sales return during the period is 600.
सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं सर, सेल्स रिटर्न को हम डिडक्ट करेंगे यहां से, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड वर्थ 600, टोटल सेल्स रिटर्न कितना है बेटा जी 600 का है, आउट ऑफ विच ₹300 वर्थ ऑफ रिटर्न वर फ्रॉम द सेल्स मेड एट 20% जीपी मेंशन्ड अबाउ। मतलब क्या, इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे सेल्स जो है वो दो अलग अलग जीपी रेशियो पे हुए हैं, ठीक उसी तरह सेल्स रिटर्न भी जो है वो दो अलग अलग जीपी रेशियो पे हुआ है। अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि जो मैं यहां पर करने वाला हूं वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पर आपको तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। लिखिए लिखिए लिखिए। वर्किंग नोट नंबर 2, COGS ऑफ सेल्स रिटर्न। सो टोटल सेल्स रिटर्न इज ₹600। अब इसमें भी दो टाइप के गुड्स होंगे, इसमें भी दो टाइप के गुड्स हैं। क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ विच ₹300 वर्थ ऑफ रिटर्न्स वर फ्रॉम सेल्स मेड एट 20%। मतलब ये वाले टाइप के भी 300 है और ये वाले टाइप के भी 300 है ना, दोनों मिलकर ही 600 बनेगा। तो 300 आर दोज गुड्स विच आर सोल्ड एट 20% जीपी रेशियो। तो 300 का 20% होता है 60, मतलब इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ₹240। ओके, और यहां पर जो दूसरे गुड्स हैं 300 के, उस पे आपका जीपी रेशियो है 16.67%। 16.67% का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, 1/6। तो 300 डिवाइडेड बाय 6 गिव्स यू 5050। ओके, सो इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा 250, और तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा ₹490। चेक ऑल ऑफ यू। The total cost of goods sold of sales return is 240 plus 250 equals to 490, है ना, that's 490। अब मैं ये 490 को लेकर चलता हूं मेरे मेन स्टेटमेंट में, 490 यहां से करता हूं लेस। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन द ईयर एंडिंग डेट, 35390, 35390। So this is value of closing stock as on the year ending date। चेक करिएगा। सो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मतलब अपने दोस्तों को बैठकर पढ़ाइएगा। मेरा हमेशा मानना है पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि खुद बैठकर एक बार पढ़ लो। अगर आपको ये कंसेप्ट और मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है और आप सीए फाउंडेशन जून 24 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो चालू हो रही है 20 फरवरी से एकाग्रता के ऐप पे। और आप अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये बैच में आप सब्जेक्ट वाइज एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट के भी एडमिशन ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के अगर आप एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन बैच में, तो द फीस इज जस्ट 9,999, और अगर सिर्फ अकाउंट्स लेना चाहते हैं तो इट इज जस्ट फॉर ₹4,000। तो विजिट अवर वेबसाइट टुडे।